डीडी न्यूज़ हिमाचल के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस की स्थिति और उसकी बचाव की ऊपर चर्चा के लिए। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शौमिन धीमान, जो कि IGMC शिमला में अस्पताल प्रशासक के रूप में तैनात हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम की हम चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस वैसे तो हमारे जहन में अब हमेशा के लिए छप चुका है और अब तक इस बीमारी को लेकर के, इस भयावह वायरस को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम किए जा चुके हैं, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तकरीबन लगभग 2 से 2.5 वर्ष के बाद जो मौजूदा स्थिति है कोविड को लेकर, वो हिमाचल प्रदेश में कैसी है? अभी थोड़ा सा कुछ टाइम पहले ही थोड़े कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें, अगर हम कल का डाटा देखें तो जो टेस्टिंग हुई है 21,191 जो है वो पूरे प्रदेश में कोविड के लिए टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 124 आए हैं। 124 केसेस हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं। और अभी अगर देखा जाए तो 798 केस ऐसे हैं जो भी एक्टिव केस जिनको हम बोलते हैं कि जो कोविड पॉजिटिव है, एडमिटेड नहीं है, होम आइसोलेशन में है, या जो पॉजिटिव है वो अभी आज की स्थिति देखा जाए तो 798 केसेस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है जी। और उनमें से सिर्फ 12 ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है जी। डॉक्टर साहब, ये बीमारी जो है पहले ये कुछ कम असर अपना दिखाती थी। 1 सप्ताह के भीतर व्यक्ति अगर आइसोलेशन में है तो ठीक हो जाता था, लेकिन आज के संदर्भ में इस बीमारी के किस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ जो है इसमें नयापन देखने को मिल रहा है वायरस के म्यूटेशन में? देखिए, वायरस तो ये RNA वायरस है जो म्यूटेट होता रहता है। लक्षण तो सेम ही है सबके। अब खांसी, जुकाम, बुखार, मौसम भी चेंज होता है, सबको हो रहा है। बट टेस्टिंग बीच में लोगों ने बंद कर दिया था कराना, टेस्ट कम कर दिए थे। जब से भारत सरकार ने वैक्सीनेशन को शुरू किया था, वैक्सीनेशन के बाद कोविड के केसेस जो पहले बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती थी या डेथ्स हो जाती थी, उसमें वैक्सीनेशन के बाद बहुत कमी आई थी। तो जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हुआ था, हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था 2021 में, उसके बाद सेकंड डोज शुरू हुआ था। तो जब ये फर्स्ट और सेकंड डोज के बाद जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ जो थी, जिससे कि पहले शुरू में तो बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी, वैक्सीनेशन के बाद जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ कम हुई, डेथ्स बहुत कम हो गई थी। तो उसके बाद क्या था कि प्रिकॉशनरी डोज भी भारत सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। बट प्रिकॉशनरी डोज जो है वो काफ़ी लोगों ने कम लगवाई थी। तो अभी भी रिकमेंड यही किया जाता है कि जिनको कोमॉर्बिडिट पेशेंट्स होते हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको किसी तरह की किडनी की बीमारी हैं या हाइपरटेंशन है या शुगर की बीमारी है या कोई कैंसर से पीड़ित है, तो उन लोगों को मैंडेटरी है कि प्रिकॉशनरी डोज तो लगानी ही चाहिए, बाकी सबको भी लगवानी चाहिए। अगर इस डिज़ीज़ को सीवियरिटी, अब सीवियर केसेस तो वैसे कम हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, जैसा देखा गया है कि वर्ष में 2 बार, यानी कि बरसातों के मौसम में भी और सर्दियों के मौसम में भी इस बीमारी का जो है हिमाचल में खास करके अगर बात की जाए, हिमाचल में इसका प्रसार हो रहा है। तो इसके क्या ऐसे कारण रहते हैं कि ये लगभग 2 बार साल के 2 मौसमों में लोगों को बीमार कर रहा है ये वायरस? इसके कोई स्पेसिफिक जो रीज़न है, क्या दे सकते हैं? देखिए, वायरस अगर आप देखें, वायरस कभी भी वेव आती है तो वायरस ये म्यूटेट करता है। और ये जो हर आदमी की एक क्षमता होती है, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होती है, तभी हम बोलते हैं कि अगर जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको ये वायरस कम परेशान करेगा। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको ये वायरस ज़्यादा परेशान करता है। इसीलिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं उनके ऊपर ये वायरस ज़्यादा असर करता है। बीमारी का उसके ऊपर जो असर होगा वायरस का, उनके ऊपर ज़्यादा होता है। अब जब ये म्यूटेट, हिमाचल की परिस्थिति ऐसी है, आप देखेंगे कि हिमाचल में जब भी ये केसेस बढ़ते हैं, बाकी जगह में थोड़ा पहले आता है, हिमाचल में थोड़ा बाद में आता है। ये क्योंकि हिमाचल एक थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, अलग इलाका है,
जो प्लेन इलाके हैं उनमें थोड़ा सा जल्दी जो ये केसेस आना शुरू हो जाते हैं। हिमाचल में थोड़ा सा आपने ये देखा होगा कि हिमाचल में केसेस थोड़ा लेट आना शुरू होते हैं। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, टेम्परेचर इस तरह का होता है, तो उस कारण जो है ये वायरस जो है देर से डॉक्टर साहब सही, लेकिन हिमाचल इस बीमारी से अछूता नहीं रह गया है, क्योंकि लगभग अब तक हिमाचल प्रदेश में 4000 से अधिक लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। डॉक्टर साहब, अगर ये बात हुई है करंट सिनेरियो जो हिमाचल प्रदेश में इसका जो चल रहा है, हम पिछले दौर की बात करें जो आपने पूरा 2020 से लेकर के मार्च 2020 से लेकर के 2023 तक का आपने देख लिया होगा, तो आपको क्या लगा कि कौन सी लहर इस सब में सबसे बड़ी लहर रही, और जिसने लगभग किसी हद तक, ऐसा है दूसरी या तीसरी लहर, मुझे भी लगता है हम खबरों में देखा करते थे कि दूसरी से या तीसरी लहर से ज़्यादा शायद अब तक कोई बड़ी लहर इस देश में ही नहीं मिली है देखने को, तो आप क्या मानते हैं कौन सी लहर सबसे ज़्यादा प्रभावी रही? देखिए, जब पहली बार जब केस आया था हिमाचल में, जब पहला केस आया था और जब वो केस नालागढ़ से रेफ़र होके आईजीएमसी शिमला आया था, तो अब आप देख सकते हैं कि उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो शोगी से लेके शिमला तक का पूरा रोड सैनिटाइज हुआ था। और वो पेशेंट जब यहाँ पे आया था, पूरा उस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा था, सारे लोग अंदर रहते थे, पेशेंट के पास जाने से डरते थे। सिर्फ हेल्थ जो स्टाफ था, पीपी किट डाल के या कुछ करके, हेल्थ स्टाफ ने तो हमेशा ही, मतलब फ्रंट लाइन वर्कर बन के, हेल्थ स्टाफ हो गया, हमारे पुलिस वाले हो गए, सब ने फ्रंट लाइन वर्कर एज ए, और भी बहुत सारे लोग जो इनमें इन्वॉल्व थे। तो फर्स्ट जब वेव आई थी, काफ़ी सिवियरिटी रही थी, उस टाइम वैक्सीनेशन नहीं थी, लोगों में डर था, बीमारी का पता नहीं था। बाद में जब सेकंड डोज आई, उसमें सेकंड वेव जब आई थी, सेकंड वेव में आपने देखा होगा कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। आईजीएमसी में, अगर हम आईजीएमसी की बात लें, ओवरऑल पूरे भारत में भी बढ़े थे। आईजीएमसी में उस टाइम मैक्सिमम अगर आप बात करें तो 300 350 से ऊपर केसेस जो आईजीएमसी में एडमिटेड थे। हिमाचल का डाटा थोड़ा अलग होगा, मैं आईजीएमसी की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड वेव में जब हुआ था तो बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स थे पॉजिटिव हुए थे। वो स्थिति वाकई में जोखिमपूर्ण रही होगी। डॉक्टर साहब, जीवाणुरोधी क्षमता की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से तरीके हैं डॉक्टर साहब जिससे हमारे दर्शक अपनी जीवाणुरोधी क्षमता अपने शरीर की बढ़ा सकें और इस बीमारी का सामना कर सकें? उसे बनाने के लिए हमें किन किन उपायों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ बताएं। हिमाचल के लोग, भारतवर्ष के लोग, सभी को अब कोविड के बारे में सब पता है कि क्या करना चाहिए। जो जनरल है कि सबसे पहले है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो लोग अगर जाते हैं, अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की एडवाइजरी है कि अगर आप अस्पताल में जाएंगे तो आप मास्क का उपयोग करें, और मास्क का उपयोग भी करें वो भी सही तरीके से। मास्क को कैसे पहनना चाहिए, किस तरह पहनने के बाद उसको पहनने के भी तरीके होते हैं, प्रॉपर अपने नाक मुंह ढका होना चाहिए, और बार बार मास्क में हाथ नहीं लगाना चाहिए। और उसको एक बार लगाने के बाद उसको क्या करते हैं, कई लोग निकाल लेते हैं, कभी नीचे कर लेते हैं, कभी जेब में डाल लेते हैं, फिर उसको निकाल लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार मास्क लगा लिया, उसको जब तक उसको यूज़ करते हैं, मास्क भी कई तरह के होते हैं, जो यूज़ करने के बाद उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करना होता है, जैसे वो एक बायोमेडिकल वेस्ट की तरह से हो जाता है। तो प्रशासन ने भी पहले पीले कलर के वो लगाए थे जिसमें मास्क को डिस्कार्ड किया जाता था। दूसरा आ गया सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी सब लोगों को पता है, लोग करते भी हैं कि बहुत ज़्यादा अगर ऐसी कोई जगह है, जो एडवाइजरी आई है वो खासकर आजकल आई है हॉस्पिटल्स के लिए कि वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप मास्क लगा के जाएं, या किसी गैदरिंग में जाते हैं तो आप मास्क लगा के जाएं, और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कि हम पहले से करते आ रहे थे कि थोड़ा डिस्टेंस रखें, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा है हैंड हाइजीन, सबसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने हाथों को आपने कैसे साफ़ रखना है। वैसे तो अल्कोहल वाले हम रब्स यूज़ करते थे पहले, अब जब आप अगर घर में हो तो आप हाथों को बार बार धोना है, साबुन से धोना है, किस तरह धोना है वो भी बहुत, अब तो हर लोगों को पता है कि हाथ को प्रॉपरली धोएंगे तभी वो कीटाणु या वायरस जो है वो उससे शरीर से प्रवेश करने से रोका जा सकता है। बार बार अपने मुंह में या आइज़ में टच नहीं करना है, ये चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ऐसे लोग, बुज़ुर्ग लोग या जिनको कोई ऐसी बीमारियां हैं, उनको तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए, और हो सके तो जो अभी जब
प्रिकॉशनरी डोज है, कई लोग बूस्टर डोज बोलते हैं या प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन की डोज है, अगर सरकार उसको दोबारा शुरू कर दिया तो वो ज़रूर लगवाएं। तो इन चीज़ों से आपने देखा होगा कि जब वैक्सीनेशन के बाद हमारे केसेस चाहे ज़रूर बढ़े हों, बट हमारी डेथ्स बहुत कम हो गई हैं, हॉस्पिटल एडमिशन्स जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। अभी भी आप देखेंगे कि 798 केसेस एक्टिव केसेस हैं, उसमें से सिर्फ 12 एडमिशन्स हैं। तो वैक्सीन के बाद एडमिशन रेट या सिविरिटी रेट और डेथ रेट वो बहुत कम हो गया है। तो प्रिकॉशनरी डोज अगर दोबारा सरकार इसको इंट्रोड्यूस करती है तो वो लगवानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही हो डॉक्टर साहब, और आप प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में कार्यरत हैं। किस तरह की तैयारियां आईजीएमसी शिमला में इस आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वर्ष जो है अपेक्षाकृत कुछ अधिक गर्म होने रहने वाला है और ऐसे में बीमारियां फैलने के भी जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आईजीएमसी शिमला या फिर यूँ कहे कि ज़िला शिमला के अंदर ऐसी क्या सुविधाएं मौजूद हैं कि यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ कोरोना की स्थिति में मिल सकें? देखिए, कोविड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर जब कोई मरीज है, अगर उसको कम सिम्टम्स हैं फिर तो वो घर में ही ठीक हो जाता है। उनको जो होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल्स हैं वो बताए होते हैं कि आपने अलग रहना है, वेंटिलेटर रूम में रहना है, अपने आप को मॉनिटर रखना है। अगर आपके जो सिम्टम्स हैं अगर बढ़ते हैं तो आपने एकदम से फिर हॉस्पिटल में आना है। तो हॉस्पिटल की तैयारियां हमारी पूरी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बेड्स हमारे पास हॉस्पिटल के पर्याप्त है। कोविड के लिए अलग हमारे जो फैसिलिटीज़ बनी थे, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स जो बने हैं, अलग बेडेड हॉस्पिटल एरियाज़ हैं जो हमारे डेडिकेटेड कोविड के लिए हैं, वो हमारे पूरे तैयार हैं। दवाइयों का पूरा हमारा स्टॉक अवेलेबल है, जो भी दवाइयाँ इसके लिए लगती हैं। ऑक्सीजन का पर्याप्त हमारा आईजीएमसी में भी देखें तो और शिमला में भी देखें, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। स्टाफ, डेडिकेटेड स्टाफ जो कि अब ट्रेंड भी हो चुका है कि कोविड से कैसे, पहले तो इशू रहता था, अब हमारा जो स्टाफ है वो काफ़ी ट्रेंड हो चुका है। वेंटिलेटर्स अगर किसी को ज़रूरत पड़ते हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। तैयारियां हमारी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, भगवान ना करे ना आए, क्योंकि वैक्सीन का प्रभाव काफ़ी है, सिविरिटी बहुत कम है, अगर आती भी है तो तैयारियां पूरी हैं। लोगों जहाँ तक डॉक्टर साहब इस बारे में बात है या लोगों की राय कही जा सकती है, वो लगभग ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि यदि उन्हें हल्का सा सर्दी जुकाम या खांसी भी हो जाए, जिसे वो हल्का जुकाम कह देंगे, अगर वो उस वक्त भी कोरोना की टेस्टिंग कराते हैं और वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो एक हल्के जुकाम को भी कोरोना के रूप में देखा जा रहा है। लोग इन्हीं वजहों से अस्पतालों का रुख करना बेहतर नहीं समझते हैं, या फिर होम आइसोलेशन या सेल्फ मेडिकेशन का जो है इसमें ट्रेंड चला है। जब से कोरोना काल आया है तब से सेल्फ मेडिकेशन का दौर बढ़ा है। डॉक्टर साहब, ये सेल्फ मेडिकेशन कहाँ तक सही है और इसके क्या परिणाम रहेंगे आने वाले समय में? लोग जिस तरह से आयुर्वेदिक या फिर इसके अलावा दूसरी दवाइयों की ओर भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि एलोपैथी ही एक मात्र इलाज या रहेगा, दूसरी जो विधाएँ हैं वो भी अपने आप में पूरी तरह से दावे करते हैं कि कोरोना से पूरी तरह से आपको मुक्ति दिला देंगे। तो इस बारे में कुछ कहिए डॉक्टर साहब। देखिए, कोविड अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो आपको कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। रैंडम टेस्टिंग में आप पॉजिटिव आ जाते हैं। पहले भी ऐसे हुआ है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी कि एक दूसरे की, तो पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते थे बट वो कोविड पॉजिटिव आ जाता था, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऐसी अच्छी होती थी, उनमें सिम्टम्स नहीं आते थे। वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत सारा ऐसा हुआ है कि सिम्टम्स आते हैं, बहुत कम आते हैं। आपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? अब आयुर्वेदा की जो आपने बात की, प्राणायाम करते हैं हम, योगा करते हैं। प्राणायाम करने से जो आप सांस के अलग अलग तरह के योगा होते हैं वो करेंगे, उससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। आपका खान पान अच्छा रहेगा, हेल्दी अगर आप खाना खाते हैं आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों को आप योगा आप कंटिन्यूस करेंगे उसका तो फ़र्क पड़ता है। योगा से अगर आपने सेकंड वेव में भी देखा हो कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो पॉजिटिव थे, उन्होंने योगा करके, प्राणायाम करके अपनी जो उसको एक बीमारी से लड़े हैं और अच्छे से ठीक भी हुए हैं। और सेल्फ़ मेडिकेशन की जो आपने बात की है, देखिए सेल्फ़ मेडिकेशन में आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, लोग पढ़ते हैं या ऑनलाइन देखते रहते हैं, तो मैं नहीं
इसको बोलता हूँ कि ये अच्छी बात है। आपको कभी कोई ऐसा चीज़ होती है, डॉक्टर्स का परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से कई बार क्या होता है कि आपकी बीमारी किसी दूसरी तरफ ले जाती है, या आप सेल्फ मेडिकेशन करते रहें, आपके सिम्टम्स बढ़ते रहें, आपके सिम्टम्स कुछ इस तरह बढ़ गए, या कोई ऐसी बीमारी होगी आपने सही टाइम पे आप हॉस्पिटल नहीं जाते, तो वो फिर थोड़ा सा उसका दुष्परिणाम हो सकता है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर साहब ई संजीवनी ऐप भी लॉन्च की गई है, जिस पर सीधे परामर्श डॉक्टरों से लिए जाते हैं, स्पेशलिस्ट उस पर परामर्श देते हैं। क्या कोविड संबंधित भी बीमारियां या फिर इस तरह के जो उपचार के लिए भी उससे कंसल्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हिमाचल सरकार ने भी आपने यहाँ पे शुरू किया हुआ है। इनफैक्ट 104 हेल्पलाइन है जी। वहाँ पे भी लोग करते हैं। वहाँ पे किसी भी बीमारी से, कोविड से रिलेटेड हो या कोई और बीमारी से रिलेटेड हो, सभी बीमारियों का अगर कोई आप परामर्श लेना चाहते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे परामर्श ले सकते हैं, घर बैठे भी ले सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के बजाय आप परामर्श से अगर कोई दवाई खाते हैं, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई अब तक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, और अब हम व्यक्तिगत तौर से आपसे जानना चाहूँगा, आपका अनुभव क्या कहता है कि कोरोना वायरस क्या है और क्या ये कभी समाप्त होगा? देखिए, जब से कोविड शुरू हुआ था, हम आईजीएमसी में ही थे, हमने फर्स्ट केस से लेके अब तक की कोरोना की पूरी जर्नी देखी है। बहुत से फेजेस देखे हैं कोविड में, कैसे लोगों का बिहेव रहा है। जब शुरू में होता था, डेथ्स होती थी, लोग हाथ नहीं लगाते थे। एक कोविड केस होता था तो पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाता था, या पूरा शिमला ही बंद हो जाता था। अब वैसी सिचुएशन नहीं। अब लोग अवेयर भी हो चुके हैं। हिमाचल के लोग वैसे भी सभी लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सारे अवेयर हो चुके हैं कि कोविड है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपने आप को बचाना है, सबको बचाना है। सरकार ने एडवाइजरी की है कि आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप इसको टेस्ट करवाएं। वो इसीलिए है कि अगर बाई चांस आपको कोविड, नॉर्मल फ्लू है या नॉर्मल कोल्ड है, अगर कोविड नहीं है तो आप उसको नॉर्मल कोल्ड की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कोविड हो जाता है तो वो कोविड और ना फैले, आपके फैमिली मेम्बर्स को ना फैले, तो उससे आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। आइसोलेट रह के, जो भी आइसोलेशन की गाइडलाइन है, 4-5 दिन आपको रिलेटेड रूम में रहना है, अलग रहना है फैमिली मेम्बर से, जिससे कि कोविड आपके फैमिली मेम्बर में ना जाए। बुज़ुर्ग लोग भी घर पे होते हैं, कई बार क्या होता है बच्चों को कोविड हो जाता है, बुज़ुर्गों को सिम्टम्स नहीं होते हैं, बच्चों को, बुज़ुर्ग घर पे होते हैं, तो कई बार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आ जाता था। अभी इसीलिए सरकार वो कर रही है कि टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर टेस्ट करवाते हैं, कोविड आते हैं, तो आप होम आइसोलेट हो जाएं। अभी भी आप देखेंगे कि जितने इतने केसेस हैं तो मैक्सिमम लोग होम आइसोलेशन में हैं और वो ठीक हो रहे हैं। जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है वो एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिट ज़रूर हों, वो बहुत ज़रूरी है। अस्पतालों में एडमिशन जो है सिम्टोमेटिक लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा भी कि असिम्टोमेटिक जो इसमें जो एक्सट्रीम रहता है बीमारी का, उन लोगों की वजह से जो है कम्युनिटी स्प्रेड जो है इस वायरस का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कहना सही रहेगा? देखिए, अब जब तक आप टेस्टिंग नहीं कराएंगे तब हमें नहीं पता चलेगा कौन पॉजिटिव है या कौन नेगेटिव है। अब आपने सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी की बात पहले भी चलती थी कि सब में एक बार हो जाएगा तो इम्यूनिटी आ जाएगी, सब पॉजिटिव हो जाएंगे तो इम्यूनिटी आ जाएगी। तो वो तो अब कम्युनिटी में वैसे भी आ चुकी है, वैक्सीनेशन सबको लग चुकी है। वैक्सीनेशन का रोल बहुत है। अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, कोविड पॉजिटिव भी होता है, सिम्टम्स थोड़े बहुत आते हैं, वेरी सीवियर नहीं भी होते हैं। हमारे हिमाचल में आप देखेंगे कि सेकंड डोज तक 100% सेकंड डोज जो कोविड पोर्टल है उसमें तो ये है कि लग चुकी है लोगों को। प्रिकॉशनरी डोज, जो बूस्टर डोज भी कई लोग बोलते हैं, या प्रिकॉशनरी डोज इम्पॉर्टेंट है, जो थोड़ा उसमें कम लगी है, बट अभी सरकार इसको फिर से शुरू करने जा रही है जो है। तो अगर आती है तो ये बुज़ुर्गों को या जिनको, उनको ज़रूर लगवानी चाहिए, जिससे कि जैसे आपने देखा बीमारी जो हो रही है कोविड, सीवियर केसेस बहुत कम है, बहुत कम। वो इसी वजह से है क्योंकि वैक्सीनेशन सबको लग चुकी है। और दूसरा जो आपने बात की बच्चों में सिम्टम्स नहीं होते हैं, नहीं होते। कई बार क्या होता है कि किसी को कोविड हुआ है, सिम्टम्स नहीं है और उसने टेस्ट भी नहीं कराया, तो हो सकता है कि वो किसी को फैला दे
हो सकता है, जब तक अगर हम टेस्ट नहीं करवाते हैं। तभी बोलते हैं कि थोड़ा सा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो हमें फॉलो करने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। वो रखेंगे तो हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। मास्क भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बुज़ुर्गों को तो डालना ही चाहिए। हॉस्पिटल्स में तो मास्क अब अगर आप जाते हैं तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में रश बहुत होता है, आपको पता नहीं होता है, मरीज भी कई तरह के आए होते हैं, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वो उससे कोविड फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो खासकर अस्पतालों में तो मास्क, या भीड़ भाड़ वाली जगहों पे वहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा सैनिटाइज़र इत्यादि। हाँ, वो सैनिटाइज हैंड हाइजीन, जो भी आप हाथों का सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं, अल्कोहल वाले जो रब हैं उसका करें तो ज़्यादा अच्छा है। अल्कोहल, हैंड रब्स। हैंड रब्स हैं, जी। या साबुन से अगर धो सकते हैं, बाहर तो आपको साबुन नहीं मिलेगा, इसलिए हम हैंड रब्स का यूज़ करते हैं, तो उसके कर लें। डॉक्टर साहब, मान लीजिए एक वक्त ऐसा आया था कि जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और कुछ लोगों ने अपनी बीमारियों को दबाए रखा, कुछ लोग बाहर निकले तो वो कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में निकले। ऐसे लोगों के लिए दवाओं का विशेष प्रबंध है क्या? डोर टू डोर मेडिसिन जो है ऐसे इलाकों में प्रोवाइड की जाती हैं, या फिर जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, क्या सरकार द्वारा उन्हें होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक दवाई पहुँचाने के लिए कुछ नियम एवं प्रावधान हैं? देखिए, होम आइसोलेशन में जो लोग रहते हैं, प्रावधान शुरू से ही जी। है। जो भी होम आइसोलेशन में लोग होते हैं, टेस्टिंग होती है, सब कुछ ऑनलाइन है, पता लग जाता है टेस्ट हुए हैं, या शिमला ज़िले में हुए हैं तो कहाँ से आए हैं। उनकी रिपोर्ट जब जाती है तो उनको भी मैसेज आता है कि वो पॉजिटिव हैं। जो हमारी एजेंसीज़ होती हैं, जैसे हमारी नेशनल हेल्थ मिशन है, या वो BMOs जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन तक पूरा जाता है प्रॉपर, उनके घरों तक, जहाँ पे वो केसेस होते हैं वो सारा ट्रेस होता रहता है। जो होम आइसोलेशन वाले केसेस भी होते हैं तो वो कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है ऐसे मेडिकेशन की तो वो प्रोवाइड भी करवाई जाती है, ऐसा नहीं। कोविड-19 डॉक्टर साहब, अगर जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं, पिछले 3 वर्षों में पूरी दुनिया, पूरे देश और यूँ कहे कि तो प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है, और पूरी दुनिया से लेकर के प्रदेश तक की आर्थिकी को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, जो अब तक भारत या यूँ कहे कि पूरी दुनिया इससे उभर नहीं पाई है। बड़े बड़े देशों की GDP जो बढ़ी हुई थी। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या मानते हैं, क्या ये वायरस एक क्राफ्टेड डिज़ाइंड वायरस है जिसे एक बायो वेपन माना जाए, या फिर ये वही सर्दी जुकाम बुखार है जो सदियों से चला आ रहा था? देखो, इस विषय पे तो नहीं कुछ बोला जा सकता, क्योंकि ये तो रिसर्च का विषय है जी। इसमें अभी तक आपने देखा होगा, सारे दुनिया कुछ भी बोलती है, ये तो रिसर्च का विषय है। वो जो रिसर्च निकल के आती है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई मैन मेड है या कोई ऐसा, इसमें हमारा मतलब कमेंट्स नहीं कर सकते। जी। तो ये एक परिणाम है जो हमें भुगतना होगा। शायद कुछ और वर्षों तक हम इस बीमारी से अभी और लड़ते रहेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर यानी कि SOP जो है वो यही कहती है कि सामाजिक दूरी रखिए, मास्क पहने रहिए, और जितना हो सके अपनी हैंड हाइजीन पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब, ये बात है इस वायरस के स्प्रेड की और इसके कम्युनिटी पे पड़ने वाले इसके असर की और इसके बचाव की बात, लेकिन जो मौजूदा समय है प्रदेश में अगर देखा जाए तो 700 के लगभग जो है मौजूदा सक्रिय जो है केसेस आ रहे हैं। क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन मानी जाएगी, या हिमाचल में कितने केसेस की संख्या को अलार्मिंग सिचुएशन माना जाए, या 1000 से ऊपर जब केसेस निकल जाते हैं, या उसे अलार्मिंग माना जाए कि हमें बंदिशें लगानी होंगी? क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब तक लोग मास्क और जो सामाजिक दूरी सब कुछ भूल चुके थे, अब सब फिर से एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, हिमाचल के लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं जी। सबको पता है कि अगर ऐसे केसेस होते हैं तो सरकार की एडवाइजरी भी आती है, लोग खुद भी प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। अगर कोई ऐसे केसेस होते हैं, अब आप देखेंगे कि टेस्टिंग थोड़े थोड़े लोगों को भी अवेयर हो रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ठीक है, हमें खांसी जुकाम सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया, तो कोविड टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, टेस्टिंग करवाएं, डरने वाली कोई बात नहीं है। सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं। हो सकता है कोविड केसेस थोड़े बढ़े,
एक वेव आती है, थोड़े केसेस बढ़ते हैं, स्टेबल होती है, फिर केसेस कम हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डरना नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है। जितना आप हो सके अपना खान पान अच्छे से रखें, पानी अच्छे से पिए। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो जो हम नॉर्मल कोल्ड या कफ में भी बोलते हैं, गरारे ज़रूर करें, गर्म पानी से स्टीम ज़रूर लें, अपने हाइड्रेशन ठीक रखें। सिम्टम्स अगर आपके फिर भी बढ़ जाते हैं तो फिर डॉक्टर्स के कंसल्ट ज़रूर करना पड़ता है, वो ज़रूर करें। और ऐसा नहीं अलार्मिंग सिचुएशन है, प्रिकॉशन लेनी है, सबको लेनी है। जो एज गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस आती हैं, गवर्नमेंट्स पूरा इसको मॉनिटर करती है, तो जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन है उन सबको हम सबको पालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य था जिसने 100% वैक्सीनेशन होने का दावा किया है और उसे ये पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। लेकिन ये बात थी दो चरणों में हुई वैक्सीनेशन की। लेकिन अब जो है ये तीसरी बार जब स्प्रेड देखने को मिल रहा है, तो क्या इसमें बूस्टर डोज के लिए एक जो है कैंपेन देखने को मिलेगा? अगर सरकार चाहती है, सरकार इस वैक्सीनेशन के लिए, बूस्टर डोज के लिए, वैक्सीनेशन बूस्टर डोज पहले भी लगी थी, बट उस टाइम थोड़ा लोगों में किसी तरह की भ्रांतियाँ होंगी या जो भी था को कम थी, बट फिर भी बहुत हम सब ने बूस्टर डोज लगवाई है जी। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैक्सिमम ने बूस्टर डोज लगवाई है। बट कुछ लोगों की भ्रांतियाँ होती हैं तो वो बूस्टर डोज थोड़ा कम लगी थी। अभी फिर सरकार शायद इसको शुरू करने जा रही है, और अगर शुरू करते हैं तो बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, जिससे कि जो खास करके बुज़ुर्ग लोग या जो ऐसे लोग जिनको कोमोर्बिडिटीज़ होती हैं, कोई ऐसी बीमारियां होती हैं, डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि समय की पाबंदी है डॉक्टर साहब, हम माफ़ी चाहूँगा। तो दर्शकों, आज आपने कोविड पर, उसके जो करंट सिनेरियो हिमाचल प्रदेश और उससे बचाव पर जो है ये चर्चा हमारे साथ डॉक्टर निशुंग दिबांग जी ने हमारे साथ जो है साझा की है। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है शीघ्र अतिशीघ्र आपसे किसी और कार्यक्रम में मुलाकात होगी। और आप देखते रहिए DD न्यूज़ हिमाचल। नमस्कार।